स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल। सिंस इस प्रिंसिपल की एक इक्वेशन भी होती है, इसलिए हम इसको हार्डी-विंसबर्ग इक्वेशन कहते हैं, जो इसकी इक्वेशन होती है। अदरवाइज जो इसकी डेफिनेशन होती है, जो इसका प्रिंसिपल है, उसको हम हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि काफी छोटी वीडियो है। तो हम शुरुआत करते हैं। सिंस हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल, जो ये प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एज इस इक्वेशन, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एलील फ्रीक्वेंसीज होती है, अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं कि एलील फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। तो जो फ्रीक्वेंसीज होती है एलील की, वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 100 इन नंबर है तो वो 100 ही रहेंगी, अगर वो 50 इन नंबर है तो वो 50 ही रहेंगी। वो ना ही 51 होंगी, ना ही 49 होंगी, ना ही 101 होंगी और ना ही 99 होंगी। So according to this principle, allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. From first generation to last generation वो stable ही रहेंगी। तो जो इस प्रिंसिपल का वर्क करता है वो है जीन पूल। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जीन पूल क्या होता है। जीन पूल होता है the total number of genes and their allele in the population। अगर एक पॉपुलेशन है, सपोज इट्स अ पॉपुलेशन ए, तो इसकी जितने भी जीन्स होंगे या जितने भी इसके एलील्स होंगे वो सेम रहेंगे। जो टोटल है जीन पूल इज द टोटल जीन एंड देयर एलील इन द पॉपुलेशन। जो जितने भी इसके जीन्स एंड एलील्स है उन सबको हम क्या कहते हैं? जीन पूल। सो द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। सिंस इसकी एलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टेबल और कांस्टेंट है, तो इसका जो जीन पूल होगा वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जीन पूल का मतलब होता है उस पॉपुलेशन की टोटल जीन्स और उसके एलील्स। So the gene pool remains constant, as the meaning of gene pool is the total gene and the allele in the population। एक given population के अंदर जो जितने भी उसके जीन्स हैं, जितने भी एलील्स हैं, उसको जीन पूल कहते हैं। और हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ वो कोई भी नंबर हो सकता है, आइदर इट कैन बी 1000 और इट कैन बी 2000 और इट कैन बी एनी अदर नंबर। तो इस प्रिंसिपल की एक इक्वेशन बनती है, वो होती है p² + q² + 2pq। आप सबने अभी तक मैथ्स तो पढ़ी ही होगी, तो आप सबको पता होगा p + q² का मतलब क्या होता है। p² + q² + 2pq = 1। अगर आपको ये दिया जाता है और आपको सॉल्व करना होता है तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो। दिस इज p + q का होल स्क्वायर = 1। आप इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि p² क्या होता है, q² क्या होता है, और अगर आपको पता चल जाएगा कि p² क्या होता है, q² क्या होता है, तो आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल p का मतलब क्या है और इंडिविजुअल q का मतलब क्या है। p² का मतलब होता है AA। जब आप कोई सी भी एलील्स निकालते हो या जीन्स निकालते हो, आप लोगों को पता होता है एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो जो p² होता है वो होता है होमोजाइगस डोमिनेंट। एज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो A है और A है वो दोनों डोमिनेंट है, तो इसलिए ये होमोजाइगस हो गया। एज दोनों सेम है और क्योंकि ये कैपिटल्स में है, ये डोमिनेंट है, इसलिए डोमिनेंट है। सो p² = AA = होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस इसलिए क्योंकि ये AA है, दोनों सेम है, एक स्मॉल एक कैपिटल नहीं है, दोनों कैपिटल है, इसलिए होमोजाइगस है। और क्योंकि ये बड़े हैं, दीज आर डोमिनेंट, दैट्स व्हाई इट इज डोमिनेंट। अब हमारा आता है q²। q² का मतलब होता है AA। ये है होमोजाइगस रिसेसिव। दिस इज रिसेसिव। क्योंकि ये दोनों सेम है, एक बड़ा एक छोटा नहीं है, इसलिए होमोजाइगस है। और क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में, इसलिए रिसेसिव है। और अगर आपको पता चल गया कि p² का मतलब क्या होता है, q² का मतलब क्या होता है, व्हाट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, व्हाट इज होमोजाइगस रिसेसिव, तो आप पता लगा सकते हो कि 2pq का मतलब क्या होता है। मतलब ये
जो इसका सिंगल वाला, अगर आपको पता चल गया कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो आप पी निकाल सकते हो कि 2 है। अगर पी स्क्वायर का मतलब ये है तो मतलब सिंगल पी का मतलब ये है, और आपको यहां से पता चल गया कि पी स्क्वायर 4 है और पी इज इक्वल टू 2 है, तो आप निकाल सकते हो कि 2pq क्या हो जाएगा। दीज आर रिसेसिव, दिस इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट। सो 2pq का मतलब क्या हो गया, एक हमें डोमिनेंट वाला चाहिए और एक हमें रिसेसिव वाला चाहिए। और अगर आपको रिसेसिव भी पता चल जाए, सपोज रिसेसिव इज ऑल्सो इक्वल टू 4, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो आपका क्या निकल आया, ये आपका आ गया। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपकी 2pq की वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है। आप इसी तरह से पी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, आप 2pq की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब जो हमारा आता है हम वो पढ़ेंगे उसके फैक्टर्स। जैसे कि हमने हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लिया, इस प्रिंसिपल की एक इक्वेशन होती है दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया और ये इसकी इक्वेशन हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मतलब इस प्रिंसिपल को प्रूव करते हैं। सो 5 फैक्टर्स दैट आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल एंड इट्स ऑल्सो इक्विलिब्रियम। तो ये 5 फैक्टर्स है, अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल रहेगा, और अगर इनमें से कोई सी भी एक चीज हो जाती है तो हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। फर्स्ट इज जीन माइग्रेशन, एज अगर एक जगह से जीन है वो दूसरी जगह पे जाता है तो जीन का माइग्रेशन हो रहा है, चाहे वो एक पॉपुलेशन में हो, सेम पॉपुलेशन में हो या डिफरेंट पॉपुलेशन में हो, तो जीन माइग्रेशन। अगर ये एक पॉपुलेशन है और ये एक पॉपुलेशन, चाहे वो उसकी छोटी पॉपुलेशन हो या बड़ी पॉपुलेशन हो, अगर यहाँ से कुछ जा रहा है तो मतलब यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है और यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है। अब जब चेंज हो रहा है कुछ तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब जब कांस्टेंट नहीं है तो ये प्रिंसिपल तो फेल हो गया, इसके फैक्टर्स ये है, और इसका इक्विलिब्रियम भी फेल हो गया। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेम अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो वहां पे भी माइनस हो जाएगा और दूसरी जगह प्लस हो जाएगा, तो कहाँ कांस्टेंट रहा, नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ से तो कुछ कम हो गया, यहाँ से कुछ डिक्रीज हो गया और यहाँ से कुछ इंक्रीज हो गया। थर्ड है हमारा म्यूटेशन। एज आप सब लोग सुन रहे होंगे, न्यूज में आ रहा है कि कोविड का नया स्ट्रेन आ गया। मतलब स्ट्रेन का मतलब क्या है कि उसी जो कोविड-19 था उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हो गई, मतलब जो उसका वायरस था उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। अब जब किसी चीज में कुछ चेंज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लोग हैं ऐसे और यहाँ पे 2 लोग हैं ऐसे, अगर यहाँ का कोई इंसान या कोई भी चीज यहाँ ट्रांसफर होती है तो अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसी चल हो जाएगा, थोड़े फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करेंगे, क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का। तो क्या पता हो सकता है ऐसे यहाँ से जाते जाते ये ऐसे कुछ सर्कल सा हो जाए या कुछ ट्रायंगल सा हो जाए। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन व्यू है। अगर ये ऐसी ये वाली चीज यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है और यहाँ पे कुछ ट्रायंगल सा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ म्यूटेशन हुई है ना, कुछ चेंज हुआ है। तो अगर एक पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो जाती है मतलब क्या है, कुछ अलग हो गया, और कुछ अलग हो गया मतलब क्या कि ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये वाला फैक्टर भी इफेक्ट करता है हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को। फोर्थ है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो साइंस है वो काफी आगे बढ़ गई है, काफी ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, तो रिकॉम्बिनेशन भी होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि साइंटिस्ट ने 2-3 चीजों को कॉम्बाइन करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है या फिर कुछ भी नया बना है। तो क्योंकि उनके जीन्स जो होते हैं उनको रिकॉम्बाइन करा जाता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब कोई एक चीज है हमारी पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस में मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर्स होता है। आप थर्ड जेंडर्स को भी थोड़ा साइड कर दीजिए, जो मेल्स एंड फीमेल्स है। अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा कुछ प्रूव करता है कि ह्यूमन
में जो मेल्स एंड फीमेल्स है दोनों को कॉम्बाइन करके कुछ बना जाता है तो हम उसे ट्रांसजेंडर्स कहेंगे, जो विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। पर अगर साइंटिस्ट ऐसा कुछ करते हैं कि मेल एंड फीमेल को कॉम्बाइन करने के बाद भी दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या है कि उनके जो जीन्स है थोड़ा उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन कर दिया, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो अगर जो जो चीजें हम उनके जीन्स को कॉम्बाइन करके एक नई चीज बनाते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सपोज अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तो मतलब क्या है कि कुछ चेंज हुआ है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो कांस्टेंट कहाँ से हो गया, वो तो चेंज हो गया ना। अगर आपके पास 10 थे तो वो 11 हो गए या 9 हो गए या 8 हो गए, तो वो कांस्टेंट नहीं हुआ ना। अब जब कांस्टेंट नहीं हुआ तो मतलब क्या है, वो हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है। पांचवा है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर 5 लोग हैं कहीं पे, 5 को बुखार होता है, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से 3 की मौत हो जाए या 2 की मौत हो जाए या किसी की मौत ना हो। अगर एक पॉपुलेशन में 5 लोग हैं और कुछ बीमारी आई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 जैसे अभी अभी आया है, बहुत टाइम हो गया वैसे तो इसको आए हुए, तो अगर ये आया तो इसमें जो लोग का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा था, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ली, वो लोग तो बच गए, बट जो लोगों को नहीं हुआ वो लोग की तो डेथ हो गई है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो नेचर है वो अपने आप सिलेक्ट करता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप सबको पता है फूड चेन्स होती है, फूड वेब होती है, वो क्यों काम करती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर वाला होता है, जो अपर लेवल का होता है, वो हमेशा डाउन वाले लेवल को खा जाता है, उसको हर्ट करता है, उसको मार देता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल है, दिस इज नेचर कि अगर आप फिट नहीं हो तो आपका नुकसान होगा, आप फिट नहीं हो आपकी डेथ हो जाएगी, आपको बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए लोग कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज मेंटेन योर इम्यून सिस्टम। आप ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। ट्राई टू हैव ईटिंग ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ हैविंग बर्गर्स एंड सैंडविचेस एंड पिज्जा। सो नेचुरल सिलेक्शन मीन कि नेचर अपने आप सिलेक्ट कर रहा है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सपोज 5 लोग हैं, उसमें से एक की तबीयत खराब हो गई तो पॉपुलेशन कम हो गई, डिक्रीज हो गई ना। अब जब डिक्रीज हो गई तो वो कांस्टेंट तो रही ही नहीं। अब जब कांस्टेंट नहीं रही तो मतलब ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है हमारे हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को। तो ये था हमारा हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल, उसका जीन पूल, उसके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 को हमने डिफाइन करा। जो उसके फैक्टर्स थे हमने वो डिफाइन करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको नीडी फ्रेंड है, क्लासमेट्स है या फिर कोई भी है जिनको ये वीडियो चाहिए तो आप प्लीज उनके साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अभी भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को वहां से बैक करके पॉज करके दोबारा देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सिंस ये जो डेफिनेशन है वो 1 मार्क या 2 मार्क्स में आती है और जो इसके फैक्टर्स आते हैं वो 2 मार्क में कभी कभार पूछे जाते हैं, और अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो तो ये 5 to 10 मार्क्स का भी पूछा जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।